दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के ऊपर एक और एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आया हूं और इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस तरह से टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में चुनाव हार सकती है। इसके साथ ही साथ ममता बनर्जी भी अपना चुनाव भवानीपुर से हार सकती है। तो इसी के ऊपर हम ये वीडियो आज का रखेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। पहला फेज जो है 23 अप्रैल को, उसके बाद सेकेंड फेज जो है 29 अप्रैल को होगा। और पश्चिम बंगाल के साथ साथ 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहा है। 3 राज्यों में वोटिंग का काम ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन दोस्तों जितनी चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है, किसी और स्टेट की उतनी चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो सिचुएशन पैदा किया है उसके हिसाब से तो लगता है कि ममता बनर्जी बहुत ज्यादा डरी हुई है। एवरीडे प्रतिदिन ममता बनर्जी का कोई ना कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में या कलकत्ता हाई कोर्ट में कोई केस लेकर जाता ही जाता है, एसआईआर के खिलाफ या फिर चुनाव आयोग के खिलाफ या फिर अन्य किसी कारणों से पूरा का पूरा चुनाव वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही लड़ा जा रहा है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे टीएमसी जो है ये चुनाव हार सकती है। तो इसका शुरुआत हम लोग करेंगे 2021 के डेटा से। 2021 का डेटा देखेंगे और हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि उस हिसाब से अगर 2026 में होते हैं और एसआईआर का इंपैक्ट भी हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे टीएमसी चुनाव हार सकता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने 3 कैटेगरी रखा है। पहला कैटेगरी वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर जीत हार का अंतर जो है 5000 या उससे कम वोट से है। तो ऐसे टोटल सीट है 35। ये सीटें काफी अनस्टेबल होता है। एक दो या 3 मतपेटी खुलता है तो ईवीएम खुलता है तो नतीजे इधर से उधर हो सकते हैं। तो 35 जो सीटें हैं थी जिसमें 5000 या उससे कम से जीत हार का फैसला हुआ था, उसमें 13 जो है टीएमसी जीते थे और 22 जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मतलब भारतीय जनता पार्टी का 77 तो सीट ही थी टोटल और उस 77 में 22 सीटें ऐसी थी जो मिनिमम मार्जिन 5000 से कम मार्जिन से जीते थे। उसमें से एक सीट आप लगा लीजिए नंदी ग्राम भी था जो सिर्फ 1956 वोट से शुभेंदु अधिकारी जी जीते थे। उसके बाद आ जाइए 5000 से 10,000 कैटेगरी। 5000 से 10,000 कैटेगरी की टोटल सीटें थी 33। इसमें मतलब 33 ऐसे सीटें थी जहां पर जीत हार का मार्जिन 5 से 10,000 के बीच था और इस 33 सीटों में टीएमसी जो है 24 सीट जीती हैं और भारतीय जनता पार्टी 9 सीट जीते हैं। और उसके बाद का कैटेगरी आ जाता है 10,000 या उससे ज्यादा के मार्जिन से कितने सीट जीते हैं। तो 223 सीट ऐसे हैं जहां पर जीत हार का मार्जिन जो है 10,000 या उसके ऊपर था और ममता बनर्जी इसमें से इन 223 में से 176 सीट जीते हैं और भारतीय जनता पार्टी मात्र और मात्र 46 सीट जीते हैं। तो अब देखिए इसमें से देखिए दोस्तों जो 5000 से 10,000 का जो 5000 से कम का मार्जिन था जिसमें टीएमसी 13 जीते हैं, इन सभी 13 सीटों पर 20,000 या उससे ज्यादा नाम जो हैं वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। तो अब सोचिए इसका जो एसआईआर का अगर हम इंपैक्ट देखें तो मुझे लग रहा है कि ये 13 के 13 सीटें जो हैं
वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये आ सकती हैं। उसके बाद 5 से 10,000 वाला सीटें, जो 24 सीटें थी, वो भी हमको लगता है कि एसआईआर के बाद, ऑलमोस्ट एसआईआर के बाद हर सीट से 20,000, 25,000, 50,000 तक का वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं। तो ये 24 सीट भी भारतीय जनता पार्टी में चली जाएगी। तो अगर हम 24 और 13 को जोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो 77 थी और ये 24 और 13 को जोड़ दें तो ये 100 पार तो भारतीय जनता पार्टी बस इतने ही में हो जाते हैं। मतलब मोटा मोटा गणित सोचिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, जो 223 सीटें हैं, 223 सीटें हैं जहां पर ममता बनर्जी 176 सीट जीत जाती हैं, उसमें से मुझे लगता है कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी 46 जीत चुकी है और 46 भारतीय जनता पार्टी को और जीतना है। इतना जीतते ही भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाएंगे और इसके बाद ऊपर जितना चले जाएं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ और सिर्फ 46 सीट, जो 10,000 या उससे ज्यादा मार्जिन की हैं, वो सीटें हैं, 46 या 50 कह लीजिए, ठीक है ना। इतना सीट आते ही भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, टीएमसी को 2021 में मिले थे 48% वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले थे 38% वोट। दोनों में 10% का डिफरेंस था और जो वोट मिले थे उसमें दोनों पार्टियों में वोट का अंतर था 60 लाख। लेकिन एसआईआर होने के बाद 90 लाख वोट कट चुके हैं। 90 लाख इज नॉट ए स्मॉल नंबर। 90 लाख मतलब कि जितने टोटल वोटर्स हैं उसका 10 से 12% होते हैं, 90 लाख है। तो इतने लोगों के नाम कट चुके हैं। और जो अभी जो प्री पोल सर्वे जितने भी आ रहे हैं, जितने भी प्री पोल सर्वे हो, चाहे वो मेट्राइज हो चाहे सी वोटर हो, सब में एक बात तो इंडिकेटिव है कि ममता बनर्जी को पिछले बार जो 48% सीट मिला था, वोट मिला था, वो इस बार 48% नहीं मिलने जा रहा है। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी की वोट परसेंट जो है कम रहा है। इनको 44% सब दिखा रहे हैं, सी वोटर वाले 44 दे रहे हैं, मेट्राइज वाले 43 दे रहे हैं, ठीक है। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है, 4% कम वोट मिलना, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए दोस्तों, टोटल वोट का तो 4% से तो जीत हार होता है। अच्छा, बीजेपी जिनको 38% पिछले बार 2021 के चुनाव में मिला था, 38%, इस बार उनको 41 से 42% वोट मिलता हुआ दिख रहा है। मतलब 4% भारतीय जनता पार्टी की वोट बढ़ रही है। तो ये जो 4% है, जो ममता बनर्जी का 4% घट रहा है, भारतीय जनता पार्टी का 4% बढ़ रहा है, उसके बाद जो है ये चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो जाता है। मुझे लगता है कि ये जो 2% का जो दोनों में फासला है, मुझे लगता है कि चुनाव आते आते लोग जो अब तक सोच रहे थे कि ममता बनर्जी को हम वोट देंगे, मुझे लगता है कि चुनाव आते आते उनका भी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मन बदल जाएगा। अब दूसरी बात दोस्तों क्या है ना, कि जो प्री पोल सर्वे होते हैं ना, उसमें आधा लोग तो बताते ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन के आधार पर कोई आदमी मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है। दोस्तों, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव और 2026 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। मैं 2016 में ट्रेन से उत्तर प्रदेश से जा रहा था चुनाव से पहले। तो ट्रेन पर जाते जाते मैंने एक आदमी से पूछा कि यूपी में इस बार क्या है सीन, माहौल क्या है। तो उस आदमी ने कहा कि आपको जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए दिखेंगे वो समाजवादी पार्टी के वोटर हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वोकल होते हैं। आप बिहार के चुनाव में भी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के नेता हों चाहे उनके वोटर्स हों, बहुत ज्यादा वोकल होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं।
और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो उतना ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं, वो साइलेंटली वोट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था ट्रेन पर कि आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स जो हैं वो साइलेंट हैं और अंडर करंट बहुत ज़्यादा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में उतना मतलब बहुत ज़्यादा बहुमत से सरकार बनी नहीं थी, तो मुझे उनकी बातों पर यकीन हुआ नहीं। मुझे लगा कि हो सकता है कि ये आदमी थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स टाइप से हो, तो इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब 2017 का चुनाव हुआ तो मुझे उनकी कही हुई बात सही साबित होते हुए दिख रही थी। आप देखिएगा, 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 325 सीटें ले आए थे। यही हाल होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। मैं पश्चिम बंगाल गया था और पश्चिम बंगाल में मैंने ऐसे ही एक आदमी से रैंडमली पूछा कि आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में क्या क्या हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हालात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाना है। और बोल रहे, उन्होंने ये कहा कि आपको जो टीवी पर दिखेगा, जो शोर मचेगा, उनको आप देखिएगा, वो टीएमसी वाले ज़्यादा आपको मिलेंगे, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हैं, अंडर करंट में चल रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में यही होने जा रहा है, अंडर करंट बहुत है। अब आ जाइए दोस्तों, देखते हैं कि ममता बनर्जी कैसे हार रही है। तो ममता बनर्जी का देखिए दोस्तों, उनका तो साफ स्पष्ट है कि ममता बनर्जी का जीतने का कोई चांस ही नहीं है। आप देखिए, भवानीपुर उनकी सीट है। भवानीपुर सीट 2021 में आप देखिए, जो तो 2021 में ममता बनर्जी कंटेस्ट की थी आपकी नंदीग्राम से। उन्हें लगा था कि वो इतनी पॉपुलर है कि वो कहीं से भी अगर पश्चिम बंगाल में खड़ी होती हैं तो वो चुनाव जीत जाएंगी और वो सीधे शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए नंदीग्राम चली जाती हैं, लेकिन वहां वो हार जाती हैं। भवानीपुर में एक थे शोभन देव चट्टोपाध्याय, वो जो हैं 28,719 वोट से वहां जीते थे। बाद में जब ममता बनर्जी नंदीग्राम से हारी थी तो फिर उनको इस्तीफा दिलवाकर ममता बनर्जी जो है अक्टूबर में चुनाव लड़ी थी। और ममता बनर्जी जो है सीएम बनने के बाद, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद 58,835 वोट से ममता बनर्जी जीती थी। अच्छा, उसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव में जीत हार उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कैंडिडेट में भवानीपुर में मात्र 8,000 वोट का अंतर था। ठीक है, अब देखिए एसआईआर का इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो एसआईआर होने से पहले वहां पर टोटल वोटर्स थे 2,06,295 और जो नाम कटे हैं वो नाम कटे हैं करीब 47,111, मतलब ऑलमोस्ट 20 to 23% वोट जो हैं कट गए। और शोभन देव चट्टोपाध्याय को जो पहली बार जीते थे तो उसमें उनको टोटल वोट मिला था 75,000 और जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे जो सेकंड नंबर पे आए थे उनको वोट मिला था 44,000। तो अब जो है 8,000 के मार्जिन से 2024 में भवानीपुर में टीएमसी आगे थी, तो अब जो है 47,000 वोट कट चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी की घेराबंदी हुई है दोस्तों, भवानीपुर में जो है हिंदी कम्युनिटी वाले लोग काफ़ी मात्रा में रहते हैं और जिस तरह से हिंदी वालों को ममता बनर्जी घुसपैठिए कहती हैं, बांग्ला बोल देने से, चाहे वो बांग्लादेशी हो, सिर्फ बांग्ला बोल दे तो वो उन ममता बनर्जी का अपना है, लेकिन हिंदी बोलने वाले बेशक वो भारत के नागरिक हैं, वो पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए कहलाते हैं। और जिस तरह से मोया मित्रा ने गुजराती कम्युनिटी को लेकर जिस तरह से बातें कही हैं, तो पूरा का पूरा जो नॉन बंगाली लोग हैं वहाँ पर, उनकी आबादी वहाँ पर ऑलमोस्ट 47% हैं। तो वो सारे के सारे एकजुट हो चुके हैं, हालांकि वो इतने वोकल नहीं हैं, ठीक है ना,
कि आकर लड़ लेंगे, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिस तरह से टीएमसी के गुंडे करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मन बना चुके हैं कि ममता बनर्जी को इस बार भवानीपुर में हारना ही हारना है। और पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है कि टीएमसी 120 से एक सीट आगे नहीं जा रही है। कम हो जाए तो हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी 170 प्लस होने जा रही है। ये आप आज कहीं पर, जिस तरह मैंने अपनी कॉपी में लिखी है, आप भी अपने कॉपी में कहीं पर लिख लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।